नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर अब इस्लामिक देशों का संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि भारत में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान मुसलमानों को निशाना बनाया जाना चिंताजनक है। OIC ने बिहार के बिहार शरीफ में हुई हिंसा का हवाला देकर कहा कि भारत के कई राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हुई है और अतिवादी हिंदुओं की भीड़ ने मदरसों के अलावा लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया था। OIC ने अपने बयान में आगे कहा कि OIC महासचिव इन उकसाने वाली हिंसक घटनाओं की निंदा करते हैं। ये हिंसक घटनाएं बढ़ते इस्लामोफोबिया के ज्वलंत उदाहरण हैं। भारत में मुसलमानों को व्यवस्थित रूप से निशाने पर लिया जा रहा है और OIC भारत से इस हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करता है। भारत मुसलमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और उनके अधिकार के साथ मर्यादा की रक्षा करे। बता दें, इससे पहले भी OIC ने हरिद्वार में धर्म संसद और हिजाब विवाद को लेकर भी चिंता जताई थी। हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग की भारत चीन पर टिप्पणी के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इससे पहले डोकलाम विवाद पर आए भूटान के PM के बयान के बाद भूटान का चीन की तरफ जाने का अंदेशा लगाया जा रहा था, मगर भूटान ने कहा कि सीमा विवाद पर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। इससे पहले विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी भूटान नरेश से मुलाकात कर बातचीत की थी और कहा था कि भूटान के भविष्य और भारत के साथ अनूठी साझेदारी को मजबूत करने के लिए नरेश के दृष्टिकोण की सराहना की जाती है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चल रहे विवाद को लेकर चीन ने एक बार फिर अपना दावा मजबूत करने की कोशिश की है और राज्य में 11 जगहों के नए नामों की लिस्ट जारी की है। अरुणाचल प्रदेश को चीन तिब्बत का दक्षिणी भाग जंगनान कहता आया है और ये नए नामों की लिस्ट चीनी गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। इससे पहले भी चीन 2018 और 2021 में भी अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों के नामों की लिस्ट जारी कर चुका है, जिसके बाद भारत सरकार ने चीन के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। इस मौके पर भी भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने इस तरह की रिपोर्ट देखी है। यह पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह का प्रयास किया है। हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। ऐसे प्रयास से वास्तविकता नहीं बदलेगी। सिक्किम के नाथुला पहाड़ी रेंज में आज हिमस्खलन से 7 पर्यटकों की मौत हो गई है। 11 लोग घायल हो गए हैं और अभी भी कई लोग बर्फ में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि हिमस्खलन के दौरान उस जगह पर 150 से ज्यादा लोग मौजूद थे। वहीं सेना का कहना है कि करीब 80 लोग अभी भी बर्फ में फंसे हुए हैं। सुबह 11:30 के आसपास हुए इस हिमस्खलन के बाद सिक्किम पुलिस, सिक्किम के ट्रैवल एजेंटों के एसोसिएशन, पर्यटन विभाग के अधिकारियों और वाहन चालकों द्वारा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक मृतकों में 4 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चा शामिल है। इस बीच बर्फ में फंसे 30 लोगों को बचा लिया गया है और इलाज के लिए उन्हें गैंगटॉक के STNM अस्पताल और सेंट्रल रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। AIMIM की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष उस्मान गनी ने मंगलवार को बताया कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में पार्टी करीब 25 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है। गनी के मुताबिक चुनाव के मद्देनजर AIMIM जनता दल सेक्युलर के साथ चुनावी गठबंधन करने पर भी विचार कर रही है। इससे पहले पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा था कि अब तक हमने 3 उम्मीदवारों की घोषणा की है। हम चुनावी गठबंधन के लिए तैयार हैं। हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। हमारा गठबंधन होगा या नहीं, इसे लेकर हमें इंतजार करना होगा। पूर्व कांग्रेस नेता और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने आज प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और उन्हें उदार नेता बताते हुए कहा कि विपक्षी नेता के तौर पर मैंने उनकी कई बार आलोचना की है, मगर उन्होंने कभी बदले की भावना नहीं रखी और एक राजनेता जैसा व्यवहार किया है। गुलाम नबी आजाद ने आगे कहा कि मैंने उनके साथ जो किया उसके लिए मुझे मोदी को श्रेय देना चाहिए। वे बहुत उदार हैं। विपक्ष के नेता के रूप में मैंने उन्हें किसी भी मुद्दे पर नहीं बख्शा, चाहे वह धारा 370 हो या CAA या फिर हिजाब। मैंने उनके कई बिल योजना को पूरी तरह से फेल कर दिया, लेकिन उन्होंने कभी भी बदले की भावना से नहीं बल्कि एक राजनेता के तौर पर ही व्यवहार किया। उन्होंने इसका बदला नहीं लिया और इसके लिए मुझे उनकी तारीफ करनी चाहिए। राजस्थान के राइट टू हेल्थ बिल को लेकर सरकार के खिलाफ चल रही डॉक्टरों की हड़ताल आज आपसी सहमति बनने के बाद खत्म हो गई। इस बात की जानकारी खुद राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दी। इसमें उन्होंने लिखा कि मुझे प्रसन्नता है कि राइट टू हेल्थ पर सरकार व डॉक्टर्स के बीच अंततः सहमति बनी एवं राजस्थान राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। मुझे आशा है कि आगे भी डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप पूर्ववत यथावत रहेगा।
डॉक्टर और सरकार के बीच हुए समझौते के मुताबिक स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक केवल स्टार्टर्स के लिए लागू किया जाएगा और सरकार से रियायती दरों पर जमीन लेने वाले अस्पताल, पीपीपी मॉडल पर चलने वाले मेडिकल कॉलेज और ट्रस्ट द्वारा चलाए जाने वाले अस्पतालों पर नए नियम लागू होंगे। इसी के साथ साथ सरकार ने लाइसेंस और मंजूरी के लिए सिंगल विंडो के डॉक्टरों की मांग पर सहमति जताई है। ठाकरे गुट की कार्यकर्ता रोशनी शिंदे के साथ शिंदे गुट की महिला कार्यकर्ताओं द्वारा की गई मारपीट को लेकर अब उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस में जुबानी जंग शुरू हो गई है। रोशनी शिंदे से अस्पताल में मिलने पहुंचे उद्धव ठाकरे ने आरोपियों की गिरफ्तारी और देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की है। उद्धव ठाकरे ने शिंदे सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस सरकार को नपुंसक कहा है उससे आखिर क्या अपेक्षा कर सकते हैं। ये धर्मवीर आनंद दिघे का सुसंस्कृत ठाणे था, लेकिन आज गुंडों का ठाणे हो गया है। यहाँ आजकल महिलाओं का गुंडा गैंग घूम रहा है। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बोलूं या गुंडा मंत्री, ये जनता को तय करना चाहिए। महाराष्ट्र के फालतू और लाचार गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी जवाबी हमला किया और कहा कि उद्धव ठाकरे फ्रस्ट्रेशन में हैं। 2.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन घर से बाहर नहीं निकले, घर से कार्य किया, जनता में कभी वो गए नहीं। उनके बारे में जनता जानती है और वो ऐसे कमजोर मुख्यमंत्री रहे जिनके 2 मंत्री जेल में जाने के बावजूद उनका इस्तीफा नहीं ले पाए। असल में उनको कुर्सी जाने का डर था। ऐसे व्यक्ति को मैं महत्व नहीं देता जो सत्ता के लिए विचारों को लात मारते हैं, कुर्सी के लिए विचार छोड़ देते हैं। ऐसे व्यक्ति पर मैं बोलूं यह ठीक नहीं है। वही मामले को लेकर राज्य के गृह मंत्री ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी, जिन्होंने गलत किया है उन पर कार्रवाई भी होगी। बंगाल में हुई हिंसा पर ममता बनर्जी ने एक बार फिर से विपक्ष पर हमला बोला है और कहा कि वाम यानी लेफ्ट और राम यानी बीजेपी ने हमारे खिलाफ हाथ मिला लिया है। पश्चिम बंगाल के खेजूरी में रैली करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि ये लोग हिंदू धर्म को दूषित कर रहे हैं और जो लोग हथियार लेके चलते हैं, इंसानों को मारते हैं, घर जलाते हैं, वे ना हिंदू हैं ना मुसलमान, वे सिर्फ भाजपा के गुंडे हैं। बंगाल की सीएम ने अपने भाषण में आगे कहा कि अन्य हिंदू धार्मिक त्योहार भी होते हैं, लेकिन कभी गुंडागर्दी नहीं हुई। उन्होंने कहा, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन स्वामी विवेकानंद जैसी हिंदू हूँ, रामकृष्ण जैसी हिंदू हूँ, दुर्गा पूजा करने वाली हिंदू हूँ, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने वाली हिंदू हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मुद्दे को लेकर एनसीपी नेता अजीत पवार ने रविवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मंत्रियों की डिग्री पर सवाल उठाना सही नहीं है। लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किसी नेता ने अपने कार्यकाल में क्या हासिल किया है। साल 2014 में कि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी डिग्री के आधार पर वोट दिया था। उनका जो करिश्मा था उससे उन्हें मदद मिली और वो चुनाव जीते। पवार ने कहा कि अब वो 9 साल से देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनकी डिग्री के बारे में पूछना उचित नहीं है। हमें उनसे महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सवाल करना चाहिए। मंत्री की डिग्री कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। उन्होंने आगे सवाल करते हुए पूछा कि अगर हमें उनकी डिग्री पर स्पष्टता मिलती है तो क्या महंगाई कम होगी? क्या उनकी डिग्री का स्टेटस जानने के बाद लोगों को नौकरी मिलेगी? आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने कॉलेज की डिग्रियों को जनता के बीच रखना चाहिए। दिल्ली सीएम ने अपने ट्वीट में कहा था कि क्या देश को यह जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं। आज आईपीएल में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 162 रन बना लिए हैं। हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था और दिल्ली कैपिटल्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।